आइए एक बार हम लोग फिर से डायमेंशनल एनालिसिस के जरिए फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं वो समझते हैं। तो सबसे पहले हम अगर फॉर्मूले की बात करें, फॉर्मूले का मतलब क्या है। हमारे पास कुछ क्वांटिटीज़ हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़। जैसे मैं एक फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी। और ये फ्रीक्वेंसी किसके लिए, फ्रीक्वेंसी, या फिर हम देखें टाइम पीरियड की बात करें, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, मैंने एक फॉर्मूला अभी लिखा आपके सामने, ये लिखा L/G, ये फॉर्मूला लिखा। इसको आप जरा गौर करें, आप ये देख पा रहे हैं कि ये जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला L के ऊपर हाफ, G के ऊपर -½ ठीक है, इस पर डिपेंड कर रहा है। आप गौर कर पा रहे हैं। अगर इसी बात को हम बड़े आराम से सिर्फ ये पता लगा लें हम कि टाइम पीरियड किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड करता है, और उसके लिए क्या होगा, ये एक्सपोनेंट्स हम कैसे पता लगा पाएंगे, ये एक्सपोनेंट्स पता लगा पाएंगे डायमेंशनल एनालिसिस से। लेकिन जो ये कांस्टेंट है इसके साथ जुड़ा हुआ, इन कांस्टेंट्स को हम नहीं पता लगा सकते डायमेंशनल एनालिसिस के जरिए। लेकिन फिर भी हमें अगर ये कांस्टेंट ना भी पता हो, हम इसके लिए एक फॉर्मूला पता कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम इसको डिराइव करने की कोशिश करते हैं, कैसे ये डिराइव किया जाएगा। क्योंकि डायमेंशनल एनालिसिस का इस्तेमाल क्या होगा, आपके पास कुछ इस तरह के दिए हुए होंगे। अगर मान लो ऐसे दिया, टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू, ये दिया हुआ है, इसके लिए उन्होंने ए रख दिया। आपसे पूछा जाएगा ये जो पूरा फॉर्मूला है इसके अंदर ए की क्या वैल्यू है। इस तरीके से क्वेश्चंस आपको नीट में पूछा जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं ये सारी चीजें कैसे हम पता लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें यह देखने की जरूरत है कि टाइम पीरियड किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, ये फॉर्मूला हमने डायमेंशनल एनालिसिस के जरिए ऑब्टेन करनी है, ना कि जो हम एसएचएम में करने की कोशिश करेंगे वो नहीं। ठीक है, देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले हम ये समझते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला जो हमने सिंपल पेंडुलम कंसीडर किया, उनमें कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। ये मास ऑफ द बॉब, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो L, M, G एंड एक और फैक्टर ले लेते थीटा। मैं चाहूंगा सबके जो डायमेंशंस हैं उसके बारे में आप जान लें। L का डायमेंशन क्या है, लेंथ का डायमेंशन L1, मास का डायमेंशन M1, G का डायमेंशन, G क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब क्या है, एक्सीलरेशन ही है ये ड्यू टू ग्रेविटी। इसके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, G के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला होगा M0 L1 T-2। ठीक है, या सिर्फ हम ऐसे भी लिख सकते हैं L1 T-2। अब इसके बारे में देखते हैं। एंगल का जो डायमेंशन होता है वो 0 होता है, M0 L0 T0। ठीक है, यानी कि दिस हैज नो डायमेंशन। एंगल या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती है। टाइम पीरियड अगर कह रहे हैं तो टाइम पीरियड की डायमेंशन होगी, वो क्या होगी, T ही होगी, T⁻1। ठीक है, आइए अब हमें ये देखना है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। हम अभी इसके लिए क्या करेंगे, एक्सपोनेंट्स लेंगे, ए अननोन एक्सपोनेंट्स, हमें पता नहीं है कि क्या है। L, B, G का C, थीटा भी अगर इन्वॉल्व कर ले D। ठीक, आप ये देख पा रहे हैं इस इक्वेशन के जरिए, इसके साथ हम ये कह सकते हैं टाइम पीरियड डिपेंड्स अपॉन दीज फैक्टर्स एज दिस, क्या, मास, लेंथ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड एंगल या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आइए अब हम क्या करेंगे, इसको एक इक्वेशन के फॉर्म में पहले पुट करेंगे। हम क्या करेंगे, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी पहले पुट करेंगे, MA LB GC थीटा D।
गौर करिए, हमने k क्या कंसिडर करा है, k इज नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है जिसका डायमेंशन नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इन सब के डायमेंशंस को हमने इक्वेशन 1 कंसीडर कर लिया, इसको हम कंसीडर कर लेते हैं, दिस इज द इक्वेशन, और इसमें हमें सब्स्टिट्यूट करना है सारे डायमेंशंस, जो भी फैक्टर्स हैं, जो भी क्वांटिटीज हैं, उनके डायमेंशंस हमें सब्स्टिट्यूट करना है। और वो करने के बाद फिर क्या हमें करना है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन अप्लाई करके हमें ए बी सी डी ये जो एक्सपोनेंट्स है इनकी वैल्यूज पता करनी है, जिसके बाद हम फॉर्मूला लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हमें ए बी सी डी की वैल्यू पता चल जाए तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि ये क्या फॉर्मूला निकल कर आएगा। ठीक है, चलिए अब जरा गौर करते हैं। मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप ध्यान दें, अगर इसके डायमेंशन को हम देखेंगे m0 l0 t1, ठीक है, k की कोई डायमेंशन नहीं, m की डायमेंशन m1 रेज टू पावर a, l1 रेज टू पावर b, g के लिए क्या लिखेंगे, l1t माइनस 2 रेज टू पावर c, थीटा की कोई डायमेंशन नहीं है। अब हम इन तीनों को क्या करते हैं, मास के ऊपर क्या डायमेंशन है, टोटल जो एक्सपोनेंट है मास के ऊपर उसको देखते हैं। मास के ऊपर सिर्फ एक्सपोनेंट a है। l के ऊपर क्या है, l के ऊपर b और l b प्लस c। t के ऊपर क्या आ रहा है, t के ऊपर आ रहा है माइनस 2c। ठीक है, आप पीछे देख पा रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए डायमेंशन क्या था, मास के लिए और लेंथ के लिए, थीटा के लिए डायमेंशन है ही नहीं, और इसके लिए भी आपने देख लिया डायमेंशन। अब हमें क्या करना है, अगर ये फॉर्मूला करेक्ट होना है तो क्या करना पड़ेगा, LHS का और RHS का दोनों का डायमेंशन सेम होना पड़ेगा। दोनों का डायमेंशन सेम होने का मतलब ये हुआ कि मास के ऊपर जो एक्सपोनेंट LHS में है वही एक्सपोनेंट RHS में भी होगा, लेंथ के ऊपर जो एक्सपोनेंट LHS में है वही RHS में भी होगा। इसको अगर हम समझें तो इसका मतलब ये निकलता है कि m रेज टू पावर 0 इक्वल्स m रेज टू पावर a, यानी कि a की वैल्यू 0 निकल कर आई। ठीक है, अगर हम लेंथ की बात करते हैं, l रेज टू पावर 0 इक्वल्स l रेज टू पावर a प्लस b, यानी कि a प्लस b की वैल्यू 0। ठीक, अब t के लिए अगर हम देखेंगे, t के लिए हमारे पास आता है t1 इक्वल्स t रेज टू पावर माइनस 2c, इसका मतलब ये हुआ 1 इक्वल्स माइनस 2c, इसका मतलब c इक्वल्स माइनस हाफ। c की वैल्यू निकल गई, a की वैल्यू निकल गई, और b की वैल्यू होगी, a की वैल्यू अगर हमें निकालनी है, a की वैल्यू होगी माइनस b। हमने क्या किया, हमने अगर l की वैल्यू देखनी है, गौर करिए b प्लस सी है, l इक्वल्स b प्लस सी, l इक्वल्स l रेज टू पावर 0 इक्वल्स b, l रेज टू पावर b प्लस सी। तो b प्लस सी इक्वल्स 0 है, इसका मतलब b प्लस सी इक्वल्स 0, इसका मतलब b की वैल्यू क्या होगी, माइनस सी, b की वैल्यू c यहाँ पर हाफ है, तो ये क्या होगा, प्लस हाफ। ठीक है, हमने b की वैल्यू पता कर ली, c की वैल्यू पता कर ली, a की वैल्यू पता कर ली। अब इन वैल्यूज को, इन एक्सपोनेंट्स को हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमें फॉर्मूला मिल जाएगा। हमें क्या फॉर्मूला मिलेगा, देखिए हमें फॉर्मूला मिलेगा t इक्वल्स सम कांस्टेंट, हमें पता नहीं कि कौन सा कांस्टेंट है, क्या वैल्यू होगी इसकी, क्योंकि ये नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, तो इसको हमने एज इट इज पुट कर दिया। m के ऊपर 0 है, यानी कि इसकी वैल्यू नहीं होगी कुछ। l के ऊपर क्या होगा, l के ऊपर हमने रखा हाफ, b की वैल्यू आई है हाफ, g की वैल्यू आई है माइनस हाफ, और बाकी
चीज़ें नहीं हैं। हमने इसको कैसे रीअरेंज करना है, k इक्वल्स आप देख पा रहे हैं L/G का स्क्वायर रूट, ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया। आपने नोट किया था पहले हमने क्या लिखा था, टाइम पीरियड इक्वल्स 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ L/G, ठीक है। अब हमने इसके फॉर्मूला को डिराइव कर लिया। इसी तरीके से अगर हमें कोई भी इक्वेशन गिवन हो और उस इक्वेशन में हमें पता करना हो कि अननोन जो एक्सपोनेंट्स हैं उनकी क्या वैल्यू है, तो हम कैसे पता करेंगे। मैं आपको कुछ और एग्जांपल देता हूं जहां पर इस अप्रोच की ज़रूरत पड़ रही है। देखते हैं, अगर हमने एनर्जी के लिए लिखना है, या मैं कहूँ एक थ्योरम है वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क इक्वल्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये होता है, ये कॉन्सेप्ट हमें पता है, आप सीखेंगे वर्क पावर एनर्जी में, ये पूरा चैप्टर ही है एक 11th में। तो अगर वर्क की बात करें तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हमें पता है, ये पता है हमें। अब वर्क के लिए अगर हमने लिखा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कहा है हमने, कोई मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पर कोई कांस्टेंट पुट कर दिया और मैंने मास के ऊपर रखा A, और अगर हमें पता है एनर्जी या वेलोसिटी के ऊपर रखा B, तो क्या हम पता लगा सकते हैं कि A और B की क्या वैल्यू है। ये बड़े आराम से हम पता लगा सकते हैं। कैसे, हमें पता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डायमेंशन क्या आएगा। हम सबसे पहले इसके डायमेंशन को पुट करते हैं। इसकी डायमेंशन क्या होगी, m1 L1 t - 2, और इस तरह से इसकी इस वैल्यू को हमने कोई डायमेंशन कंसिडर नहीं करा हुआ है, एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जिसका डायमेंशन नहीं है, हमने इसके डायमेंशन को अभी एज इट इज पुट कर देना है, डायमेंशन नहीं है इसका, तो हमने इसको नहीं रखना है। तो अगर मास की हम बात कर रहे हैं, m⁻⁴ इसके डायमेंशन को पुट किया m⁻⁴ v की बात करी हमने L1 t - 1⁻⁵ अब अगर हमें पता करना हो, जैसा कि अगर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन हम अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, LHS में जो भी वैल्यूज हैं, LHS में मास के लिए जो एक्सपोनेंट है वही RHS में भी होगा, लेंथ के लिए जो है LHS में वही RHS में भी होगा, इसी तरह से टाइम के लिए भी। तो इसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, m⁻⁴, गौर करिए m⁻⁴ कितना, m⁻⁴ और इसके लिए हम क्या कह रहे हैं, b को अगर हम पता करना चाहें L⁻⁵b t⁻⁻⁻b, ठीक है, m1 L1 t - 2। गौर करते हैं क्या निकल कर आएगा, हमारे पास आएगा, अगर हम देखें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन का इस्तेमाल करके, तो हमारे पास आएगा m1 इक्वल्स m⁻⁴ यानी कि a इक्वल्स 1, ठीक है। अब देखेंगे लेंथ के लिए, लेंथ के लिए क्या आया, L1 t⁻⁴ L1 और इक्वल्स b एक्सपोनेंट है RHS का, इसका मतलब क्या हुआ, b इक्वल्स 1, ठीक। अब हमें क्या कर देखना है, टाइम के लिए, टाइम के लिए हमारे पास क्या है, t⁻⁻2 और इधर t⁻⁻b, इसका मतलब b की वैल्यू क्या होनी चाहिए, b की वैल्यू 1, आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये निकल कर आया हमारे पास। तो a और b की वैल्यू हम यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमें मिलेगा वर्क इक्वल्स सम कांस्टेंट, वर्क इक्वल्स सम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जिसका डायमेंशन नहीं पता हमें, और मास रेज़ टू पावर 1 b रेज़ टू पावर b, एक मिनट गौर करते हैं, -2 b इक्वल्स -2 है, t⁻⁴ दिस, हम गौर करते हैं एक बार, इसके लिए हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, वर्क इक्वल्स k इंटू m⁻⁴ b रेज़ टू पावर v रेज़ टू पावर 2, v रेज़ टू पावर 2, इससे हमें b रेज़ टू पावर 2 मिल रहा है,
टी इक्वल्स -2 इक्वल्स टी रेज टू पावर -b इक्वल्स -2 इक्वल्स 2। इस तरह से हमें क्या मिला, यानी कि ये हमारे पास अननोन वैल्यूज जो थे a एंड b, इसके लिए हमने 1 और 2 ये वैल्यू मिल गई हमें। a इक्वल्स 1, b इक्वल्स 2, ये वैल्यूज हमें मिली। ठीक है, अब हम ये बड़े आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, हम बड़े आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं इन वैल्यूज को पता करने के लिए। हमें जो भी फिजिकल क्वांटिटी पता है, जिनके डायमेंशंस हैं, हम उसका इस्तेमाल अगर करें, हम आराम से पता लगा सकते हैं कि वो फॉर्मूले के अंदर क्या रोल प्ले कर रहा है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, आपके पास फोर्स गिवन है, मान लेते हैं ये फोर्स है जिसको मैंने F लिखा हुआ है, और A प्लस एक्स स्क्वायर बाय बी, मैंने इसके लिए एक फॉर्मूला लिख दिया। F इक्वल्स फोर्स, x इक्वल्स डिस्प्लेसमेंट, और a b अननोन क्वांटिटीज हैं, a एंड b अननोन क्वांटिटीज हैं जिनको हमें पता करना है। ठीक है, a भी पता करना है और b भी पता करना है। कैसे करेंगे? हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन का इस्तेमाल करेंगे। हम यहाँ पर अगर गौर करें, सबसे पहले हमें ये देखने की ज़रूरत है कि ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी दोनों लाइक क्वांटिटीज होने चाहिए, क्योंकि दोनों एडेड हैं, ऐड किए जा सकते हैं उन्हीं क्वांटिटीज को जो एक तरह के क्वांटिटीज हैं। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स ए को हम a के डायमेंशन को हम क्या पुट कर सकते हैं, x की डायमेंशन हमने पुट करी, x का डायमेंशन l होता है, फोर्स का डायमेंशन m1 l1 t माइनस 2 होता है। तो a के लिए डायमेंशन क्या आ गया? ठीक है, अगर हम बात करें अब इसकी, तो हम क्या कर सकते हैं, फोर्स के लिए लिख सकते हैं, फोर्स के लिए जो इक्वेशन है, इसका मतलब अगर हम चाहें तो बड़े आराम से क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर बाय बी भी कर सकते हैं। हमने ये देखना है कि चाहे हम a बाय बी लिखें या एक्स स्क्वायर बाय बी लिखें, डायमेंशनली वो दोनों सेम होनी चाहिए। तो डायमेंशनली सेम होनी चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ, f इक्वल्स, हमें b के लिए निकालना है, तो b के लिए फॉर्मूला पहले निकाल लिया हमने, एक्स स्क्वायर बाय एफ। अब हम डायमेंशन सब्स्टिट्यूट करेंगे। डायमेंशन सब्स्टिट्यूट करने पर L2, f के लिए m1 L1 t माइनस 2, क्या मिलेगा हमें, m रेज टू पावर -1, L रेज टू पावर L रेज टू पावर 1, t रेज टू पावर 2। ठीक है, ये b का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि किसी भी गिवन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में ले रहा हूं, उसको गौर करके हम समझ लें एक बार। जैसे वंडर वाल्स इक्वेशन आपने सुना होगा, p प्लस a बाय वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इक्वल्स आर टी। इस इक्वेशन में हमें a और b अननोन क्वांटिटीज दी हुई हैं, इनके डायमेंशन को बताना है। जहां पर p इज प्रेशर, p प्रेशर है, v वॉल्यूम है। ठीक है, हमें इसकी ही जरूरत पड़ेगी, हमें इस तरफ के इक्वेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस तरफ जो भी इन्वॉल्व है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा इसलिए कह रहा हूं मैं कि आप गौर करें, अगर ये जो क्वांटिटी है, ये पूरा क्वांटिटी प्रेशर के इक्वल ही इसकी डायमेंशन होनी चाहिए, क्योंकि ये ऐड किया हुआ है इसके साथ, यानी कि इस क्वांटिटी का डायमेंशन प्रेशर के इक्वल होना चाहिए, इस क्वांटिटी का डायमेंशन वॉल्यूम के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, हमने पीछे डिस्कस किया था क्यों ऐसा कर रहे हैं हम, क्योंकि लाइक क्वांटिटीज को ही हम ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, हम वेलोसिटी और मास को ऐड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलते हैं पता करने के लिए कैसे। a बाय वी स्क्वायर हैज अ डायमेंशन ऑफ प्रेशर, हम इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अगर a निकालना है, a के लिए फॉर्मूला निकालें तो p इंटू वी स्क्वायर, बड़े आराम से हम कर सकते हैं। तो अब डायमेंशंस पुट करेंगे इसके, p के लिए डायमेंशन होता है m1 l माइनस 1 t माइनस 2, वॉल्यूम के लिए डायमेंशन होता है l क्यूब
और इसके ऊपर 2 है, इसका मतलब ये हुआ m1 l, गौर करिए l-1 और ये l6 हो गया। तो इस तरह से l6 इंटू l-1 l रेज टू पावर 5 और t इक्वल्स क्या होगा -2। तो ये डायमेंशन आ गया हमारे पास a के लिए, ठीक है। इसी तरह से b के लिए अगर हम देखेंगे, b का मतलब आ रहा है, b का वही डायमेंशन होगा जो वॉल्यूम का होगा। तो डायमेंशन हम पुट कर देते हैं l3, ठीक है, b इक्वल्स l3। इस तरीके से हम बहुत आसानी से ये पता लगा सकते हैं कि अननोन क्वांटिटीज जो किसी फिजिकल इक्वेशन में इन्वॉल्व हैं उनका डायमेंशन क्या होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें देखना है एरर एनालिसिस की क्या ज़रूरत होती है। एक और डायमेंशनल एनालिसिस में हमने काम कर लिया, अब हमें देखना है एरर एनालिसिस। तो मैं चाहूँगा आप एरर एनालिसिस को अच्छे से करें, क्योंकि एरर एनालिसिस से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नीट के अंदर। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा एरर क्या है। आपने सुना होगा, आपने मेज़र किया कुछ, अभी कुछ और वैल्यू, और फिर दोबारा मेज़र करने का एग्जैक्टली वही वैल्यू नहीं आ रही है। तो कई बार जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो वैल्यूज़ डिफरेंट मिल रहे हैं। वैल्यूज़ डिफरेंट कई कारणों से मिल सकते हैं। हो सकता है इंस्ट्रूमेंट में कोई प्रॉब्लम हो सकता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकता है हमारी खुद की गलती हो, हमने गलत रीडिंग ली। तो एरर्स के अलग अलग फॉर्म्स हैं, ठीक है। अगर हमें एरर को डिफाइन करना है, जिसकी ज़रूरत हमें है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आपने अगर जैसे रेसिस्टेंस की वैल्यू देखी, कोई भी वैल्यू हमने लिया, मान लो 100 ओम प्लस माइनस 3%। तो ये जो हमने कहा ये 3%, इसका मतलब यही है कि 3% की एरर पॉसिबल है, हम उसमें इंक्लूड कर रहे हैं रेसिस्टेंस की वैल्यू के लिए, ठीक है। तो ये कैसे निकालते हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड करेगा, कैसे हम डिटरमिन करेंगे, इसको हमें समझना है। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि एब्सोल्यूट एरर क्या है। एब्सोल्यूट एरर क्या है? एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं, पहले हम समझेंगे एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर के लिए हम सिर्फ इतनी बात समझें, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू एंड ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपने नोट किया होगा जब आप लैब में रीडिंग्स लेते हैं तो मल्टीपल रीडिंग्स लेते हैं। तो ट्रू वैल्यू हम कैसे डिटरमिन करते हैं? हम क्या करते हैं, उनका एवरेज लेते हैं। तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू का अगर हमने एवरेज निकाल लिया तो हम उसको ट्रू वैल्यू कंसीडर करेंगे, उसको उस मीन वैल्यू को हम कंसीडर करते हैं, दैट इज द ट्रू वैल्यू। और उसके साथ अगर हम ऑब्जर्व्ड वैल्यूज का इंडिविजुअल देखेंगे डिफरेंस, तो हमें क्या मिलेगा? एब्सोल्यूट एरर मिलेगा। यानी कि अगर एक जनरल फॉर्मूले की बात करूं मैं, a इक्वल्स क्या होगा? a1 माइनस a मैंने ट्रू वैल्यू की तरह कंसिडर किया है, और एब्सोल्यूट एरर को हम क्या करेंगे? a1 इज द ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ये ट्रू वैल्यू मान लेते हैं। a1, a2, a3, a4, a5 ऑब्जर्व्ड वैल्यूज हैं, ऑब्जर्व्ड वैल्यू। तो इसका जो मीन होगा वो क्या होगा? ट्रू वैल्यू हम कंसीडर करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? a इक्वल्स a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5 अपॉन 5। ये मीन जो आएगा इसको हम ट्रू वैल्यू कंसीडर करेंगे, ठीक है। हमने मल्टीपल ऑब्जर्व्ड वैल्यूज का मीन निकाल लिया, और उसको अब हम देखेंगे। एब्सोल्यूट एरर तो हमने समझ लिया। एब्सोल्यूट एरर के बाद हमें करना है मीन एब्सोल्यूट एरर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम
मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें एब्सोल्यूट एरर सारे निकालने पड़ेंगे। A2 माइनस ए, A3 माइनस ए, A4 माइनस ए, A5 माइनस ए। अब इनका मीन निकालना है, लेकिन इसके मीन को निकालने में जो हमें ध्यान रखना है वो ये ध्यान में रखना है कि ये हो सकता है नेगेटिव भी हो, ये हो सकता है पॉजिटिव भी हो। हमें क्या देखना है, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है। जैसे 2 माइनस 3 हमारे पास आएगा -1, लेकिन हमें -1 नहीं लेना है, हमें 1 लेना है। इसी तरीके से हम सारे वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे उसके मैग्नीट्यूड को। ठीक है, मैं समझने के लिए कुछ वैल्यूज़ लेता हूँ। मान लो ये वैल्यूज़ जो हैं रेसिस्टर्स के लिए ही है, लेते हैं। हमने जैसे एक पैरेलल ये ऑब्जर्व किया, 5, फिर 3, फिर 4, फिर 6, फिर 3। अब इनका मीन जो बनेगा वो क्या बनेगा, वो मीन वैल्यू आएगी, आप जरा गौर करिए, 8 + 4 12 + 9 21/5। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 21/5। कितना आएगा, 4.2। ए की वैल्यू आई 4.2। ये ट्रू वैल्यू हम कंसिडर कर रहे हैं। हमारा जो पर्पस है वो ये है कि हम सबसे पहले इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर क्या होगा वो देख लें। तो 5 माइनस 4.2 क्या आएगा, 0.8। हमने 3 माइनस 2 के लिए, अगर हमें एब्सोल्यूट एरर सेकेंड के लिए निकालना है, फर्स्ट के लिए निकालना है, तो हमें क्या मिलेगा, 5 माइनस 4.2, इसका मतलब आया 0.8। 0.8 ये माइनस में 1.2। A3 माइनस ए, हमारे पास A3 की वैल्यू क्या है, A3 है 4, 4 माइनस 4.2, इसका मतलब हुआ -0.2। ठीक है, A4 माइनस ए क्या आया, A4 6 है, 6 माइनस 4.2 मतलब ये क्या आया, 1.8। ठीक है, A5 3 है, 3 माइनस 4.2 हमारे पास क्या आया, -1.2। अब सभी को ऐड कर देंगे। हमने ये देखा है कि माइनस भी आ रहा है, लेकिन हमें क्या करना है, मैग्नीट्यूड देखना है। हम अभी क्या डिटरमिन कर रहे हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर हमारे पास क्या आएगा, हमने क्या किया, हमने जो फॉर्मूला लगाया वो फॉर्मूला क्या लगाया हमने, डेल्टा ए इक्वल्स डेल्टा A1 का मॉड प्लस डेल्टा A2 का मॉड, डेल्टा A3 का मॉड प्लस डेल्टा A4 का मॉड, डेल्टा A5 का मॉड डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, जो हमारे पास वैल्यू आ रही है, हमने जो अभी ऑब्जर्वेशन ली है उसके लिए जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो वैल्यूज़ हमारे पास क्या है, वो वैल्यूज़ हमारे पास हैं 0.8 प्लस 1.2 प्लस 0.2 प्लस 1.8 प्लस 1.2 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, ये मीन एब्सोल्यूट एरर आया है। ठीक, अब ये मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार ये कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आएगा, 3.2 आया है हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर, क्योंकि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ये। हमें एक दूसरे से जो भी मीन एब्सोल्यूट एरर निकलने के बाद हमें फ्रैक्शनल एरर निकालना है, फ्रैक्शनल एरर के बाद हम परसेंटेज एरर निकालना है, और अभी हम मीन एब्सोल्यूट एरर हमारे पास क्या आया, 2 + 2 3.2/5। हमारे पास क्या आया, 32/50। 32/5
क्या आया 6 इंटू 6.4 सीधा, तो अगर दिस डिवाइड बाई 10 मतलब 0.64, 0.64 है हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर। अगर ये मीन एब्सोल्यूट एरर हमें पता चल गया, हमें फ्रैक्शनल एरर निकालना है तो कैसे निकालना है? अब हम बात करेंगे फ्रैक्शनल एरर की। फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर किसको बोलते हैं? फ्रैक्शनल एरर बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। तो 0.64 डिवाइडेड बाय हमारा मीन वैल्यू जो आया था वो लिया था हमने ट्रू वैल्यू 4.2। तो ये हमने पुट कर दिया 4.2। ये हमारा फ्रैक्शनल एरर हो गया। अगर हमें फ्रैक्शनल एरर निकल गया, या हम रिलेटिव एरर भी कई बार कहते हैं इसको, फ्रैक्शनल एरर निकल गया, फ्रैक्शनल एरर के बाद क्या करेंगे? परसेंटेज एरर निकालेंगे। परसेंटेज एरर के लिए क्या करना पड़ेगा? फ्रैक्शनल एरर इंटू 100%। 100% देखते हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0.64 डिवाइडेड बाय 4.2 इंटू 100%। ठीक है, हमने इसको निकाला, क्या मिलेगा हमें? इस तरीके से जो कैलकुलेट करके जो आएगा वही परसेंटेज एरर होगी। ठीक है, हमने समझ लिया कि परसेंटेज एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर और फ्रैक्शनल एरर हम कैसे निकालेंगे। और जब हमने फ्रैक्शनल एरर निकाल लिया, मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल लिया, अगर मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल लिया हमने, अगर एक्सप्रेस करना है तो जो वैल्यू हमारे पास आई है वो वैल्यू हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? ये मान लेते हैं रेसिस्टेंस के लिए हमने ये ऑब्जर्वेशन किया था, तो उसकी वैल्यू थी मीन वैल्यू जो हमने निकाला था प्लस माइनस 0.64। इस तरीके से हम इसको एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम एक्सप्रेस करेंगे। ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या डिटरमिन करते हैं? मीन आ गया और ये एब्सोल्यूट एरर के साथ इसकी वैल्यू आई। हम इसको परसेंटेज के टर्म्स में भी कर सकते हैं। ये परसेंटेज हमने निकाल लिया और ये परसेंटेज निकालने के बाद हमने उतना परसेंट हमने यहाँ पर पुट कर दिया। ठीक है, इस तरीके से हम किसी भी क्वांटिटी को जब मेज़र करते हैं, मेज़र करने के बाद हम उसको एक्सप्रेस करें तो उसमें एरर को हम इंक्लूड करके एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें देखना पड़ेगा कि प्रोपगेशन ऑफ एरर कैसे होती है। प्रोपगेशन ऑफ एरर से मतलब क्या है? प्रोपगेशन ऑफ एरर तब होगी जब, जैसे हमने लेंथ में कुछ एरर पाया, विड्थ में कोई एरर पाया और एरिया निकालनी है हमें, तो एरिया में भी एरर होगा। वो कैसे होगा प्रोपगेशन ऑफ एरर, वो हम देखते हैं एक बार। प्रोपगेशन ऑफ एरर हम लेते हैं, दो क्वांटिटीज हैं। अभी हम बात कर रहे हैं पहले एडिशन की। अगर एडिशन की हम बात करें, एक क्वांटिटी है जो दो क्वांटिटीज ए एंड बी का सम है। ए में भी एरर है, बी में भी एरर है। ए के लिए हमने लिखा ए प्लस डेल्टा ए, बी के लिए लिखा बी प्लस डेल्टा बी। ठीक है, अब अगर हम ये पता करना चाहें कि इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, इसके साथ जो एरर एसोसिएटेड होगा वो क्या होगा, तो उसको करने के लिए हमें देखना पड़ेगा डेल्टा एक्स को हम बड़े आराम से लिख सकते हैं डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। आप नोट कर रहे होंगे, सिर्फ हमें देखना है इसके मैक्सिमम एरर को, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हमने क्या किया कि इसके एब्सोल्यूट एरर को पता करने के लिए इन दोनों क्वांटिटीज के एब्सोल्यूट एरर को हमने सिंपली ऐड कर दिया। ठीक है, ऐड कर दिया, समझ गए। अब अगर सब्ट्रैक्शन की बात हो रही है, दो क्वांटिटीज अगर उनकी एब्सोल्यूट, एक क्वांटिटी है जो दो क्वांटिटीज का डिफरेंस है, तो यहाँ पर डेल्टा एक्स क्या होगा? डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। मैंने इसलिए इसको भी प्लस कंसीडर किया क्योंकि हमें सिर्फ ये देखना है मैक्सिमम एरर क्या हो सकता है। अगर इंडिविजुअल एरर्स कंट्रीब्यूट करे इस क्वांटिटी के एरर के साथ, तो कैसे होगा? वो दोनों इंडिविजुअली कंट्रीब्यूट करेंगे, उनको ऐड करना है हमें। हम मैक्सिमम एरर को कंसीडर करने की कोशिश करते हैं, कंसीडर करते हैं हर बार। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो गया। अब हम बात करेंगे